हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पे। आज हम बात करेंगे 2020 सितंबर करंट अफेयर्स पे। जो सितंबर 2020 है उसके करंट अफेयर पे बात करेंगे, लेकिन जो टॉपिक है उसमें जनवरी के बाद का जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर भी हम बात करेंगे। ये नहीं है कि केवल वो सितंबर से रिलेट करता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो पे आते हैं, क्योंकि अगर हम बातचीत ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं डॉक्टर पद्मावती के बारे में। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय विशेषज्ञ, यानी हृदय का अध्ययन करना, हार्ट का अध्ययन करना। तो हार्ट की जो पहली स्पेशलिस्ट इंडिया की थी महिला, उनका निधन हो गया, और उनका नाम था डॉक्टर पद्मावती। और ये कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, इसलिए इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस हैमिल्टन के बारे में। बेल्जियम ग्रां प्री 2020 जीती, जो उनके करियर का 89वां खिताब है। लुइस हैमिल्टन ने अपने करियर का 89वां खिताब जीता है, और ये 2020 की बेल्जियम ग्रां प्री जीतने के बाद उनका अब तक का जो करियर किताब था वो 89वां किताब हो चुका है। इनसे ज़्यादा केवल माइकल शूमाकर ने जीते हैं, जिन्होंने 91 करियर किताब जीते हैं, और वो मर्सिडीज के चालक है। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? तो वो एम वीरा लक्ष्मी है, और उन्हें नियुक्त किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर की नियुक्ति की है, जिनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। देखिए, जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो 1 से 7 सितंबर के मध्य बनाया जाता है प्रतिवर्ष। 1 से 7 सितंबर, यानी सितंबर का जो पहला सप्ताह होता है उसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2020 में पूरे सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह नियुक्त किया गया है। वर्ष 2018 में 8 मार्च से राजस्थान के झुंझुनू जिले से पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2018 में की गई थी। डेट क्या थी? 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। फैक्ट क्या है इसके साथ में? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने मार्च 2020 में कोटा से सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की थी, जो कि ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। इस बार वो वहीं से चुनाव जीते थे, और वहीं से उन्होंने राष्ट्रीय सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के बारे में। गुजरात ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष ऋण योजना। महिला उत्कर्ष ऋण योजना, ठीक है। महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति महिला के हिसाब से लगभग इसके अंदर 10 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है। सुजलाम सुफलाम योजना, जो कि एक जल संरक्षण से रिलेटेड है, वो भी किसने शुरू की थी? गुजरात ने शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनेगा? ये भी गुजरात में ही बनेगा। वहाँ पे लगभग 11 लाख खिलौनों का संग्रह किया जाएगा, और 1500 करोड़ की लागत से वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करें। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला भारतीय राज्य कौन है? गुजरात ही है। सभी को पता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। उसके बाद में जो सबसे लंबी तटीय सीमा है वो है आंध्र प्रदेश की। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पे है? गुजरात में ही है। पहले उसका नाम मोटेरा था, बदल करके क्या कर दिया गया है? सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। ब्लैक बक तथा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो दोनों गुजरात में ही हैं। और सभी को पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, वहीं पे एशियाई शेर रहते हैं। ठीक है। और जो गुजरात है उसने पहले भी अभी 2020 में एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, वो भी किसकी है? गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में जारी की गई है, उसमें भारत का नंबर रहा है 48, यानी 48वें स्थान पर रहा भारत। शीर्ष पे बात करें तो स्विट्जरलैंड है और स्वीडन है। ठीक है। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, उसके बाद में है स्वीडन, और भारत का नंबर रहा है 48वां। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसकी पहली महिला निदेशक बनाई गई है। अभी हाल ही में इसका निदेशक चेंज हुआ, तो इस बार वहाँ पे जो नियुक्ति मिली है वो किसी महिला को मिली है, और उसका नाम है उषा पांडे। तो
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जो पहली महिला निदेशक बनी उनका नाम है उषा पांडे। 8वां क्वेश्चन है इंद्र नेवी। यह एक युद्धाभ्यास है, भारत और रूस का है इंद्र नेवी। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है युद्धाभ्यास। और एक वज्र प्रहार और है, वो होता है भारत अमेरिका। इसके अलावा एक मालाबार युद्धाभ्यास होता है जो कि भारत अमेरिका और जापान के बीच होता है। और भारत श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड। महाराष्ट्र है, उसने हाल ही में एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। कोरोना काल में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक एक अभियान शुरू किया जो महाराष्ट्र ने किया है अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सबसे अधिक किसान आत्महत्या कहाँ पर की गई है, तो सबसे ज़्यादा जो किसान आत्महत्या करते हैं उस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक आत्महत्या करते हैं किसान। और कितने परसेंट करते हैं, तो 38.2%, 38.2% जो किसान आत्महत्या है वो महाराष्ट्र में की जाती है। भारतीय डाक विभाग ने 5 स्टार गाँव योजना की शुरुआत की है, तो वो भी कहाँ से शुरू की है, महाराष्ट्र से ही शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया मराठा आरक्षण 16% पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जो महाराष्ट्र सरकार है उसने मराठाओं को आरक्षण दिया था 16%, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब फैक्ट की बात करते हैं कि अंगदान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। जो अंगदान लागू किया है जिस राज्य ने पहली बार, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। के शैलजा एक स्वास्थ्य मंत्री है और ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। सभी को पता है कि जो कोरोना है वो भारत में सबसे पहले केरल में ही पता चला था, इसका वहीं पे पहला केस देखा गया था। तो फर्स्ट केस कोरोना कहाँ पे आया था, केरल में आया था। और जो केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है के शैलजा। उनको कोरोना से लड़ने के कारण वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनका सही उपयोग करने के लिए और कोरोना को हराने के लिए 2020 का टॉप थिंकर चुना गया है। टॉप थिंकर ऑफ 2020 किसे चुना गया है, उस महिला का नाम है के शैलजा और वो है भारत के केरल की स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्चून अंडर 40 मतलब कि जो विश्व के युवा 40 साल के अंदर तक के, मतलब 40 साल की उम्र तक के जो 40 सबसे युवा व्यक्ति जिन्होंने कि प्रभावित किया है अपने कार्यों के द्वारा, उनका एक लिस्ट जारी की है फॉर्चून ने। उसमें भारत से चुने गए हैं आधार पूनावाला, आकाश अंबानी तथा ईशा अंबानी। ठीक है। एक तो आधार पूनावाला को चुना गया है जो कि नेशनल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है नेशनल सीरम इंस्टीट्यूट, उसके अध्यक्ष हैं। और एक आकाश अंबानी तथा ईशा अंबानी है जो कि जियो कंपनी में है। आप सभी को पता ही है कि आकाश अंबानी तथा ईशा अंबानी दोनों जो मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक, उनके बच्चे हैं। इन्होंने जियो कंपनी खड़ी करी थी और अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इसलिए जो फॉर्चून अंडर 40 लिस्ट है उसमें इन्हें जगह दी गई है। आधार पूनावाला जो कि नेशनल सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे, उसमें है। और जो नेशनल सीरम इंस्टीट्यूट है वो कोरोना की वैक्सीन बना रहा है। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिनमें से एक वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड नाम से है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है। उसका भी जो टेस्टिंग वगैरह है वो इंडिया में ही हो रही है। और वैसे विश्व स्तर पे एक जो विश्व पे मतलब पूरे विश्व में बन रही है उस जो कोरोना की वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक 5 और रूस बना रहा है। ठीक है। एक जायको एक और है भारत की ही, वो भी भारत ही बना रहा है, नेशनल सीरम इंस्टीट्यूट ही बना रहा है। ठीक है। बात करते हैं US ओपन के बारे में। नोवाक जोकोविच को लाइन जज को गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया गया। जो नोवाक जोकोविच है उनको लाइन जज होते हैं, इसमें US ओपन है, टेनिस का टूर्नामेंट है, तो उसी में से एक टूर्नामेंट है US ओपन टेनिस का टूर्नामेंट है। और इसमें जो नोवाक जोकोविच थे प्लेयर, विश्व के नंबर 1 प्लेयर है अभी वर्तमान में, वो जब मैच हार रहे थे तो गुस्से में उन्होंने गेंद को मारा था और वो गेंद जाके लाइन जज को लग जाती है जो कि एक महिला है। इस कारण फिर इनको उससे बाहर कर दिया जाता है। इन्होंने सॉरी भी बोला था लेकिन फिर भी इनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। पुरुष वर्ग के विजेता बनते हैं फिर डोमिनिक थिएम। जब ये बाहर हो जाती है तो उसके बाद में जब फाइनल मैच खेला जाता है तो उसमें पुरुष वर्ग के विजेता बनते हैं डोमिनिक थिएम। ठीक है। और महिला वर्ग का खिताब जीता है US ओपन का नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। और एशिया की पहली टेनिस खिलाड़ी जिसने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं वो कौन है, तो नाओमी ओसाका ही है।
ठीक है। तो एशिया की पहले टेनिस खिलाड़ी बन चुकी है, 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली, तो उसका नाम है नाओमी ओसाका। फैक्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया जाने वाला पहला टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो उसका नाम है विंबलडन। टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, उनमें से एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल के शुरू में होता है, जनवरी फरवरी में खेला जाता है। फिर उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद में होता है विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला टूर्नामेंट टेनिस का जो रद्द किया गया वो विंबलडन है। और इसको रद्द क्यों किया गया, उसका कारण है कोरोना वायरस। नेक्स्ट है केशवानंद भारती। आप सभी को पता है केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में। ये केरल के इडनीर मठ के प्रमुख थे। कौन? केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। और इनका संबंध था केशवानंद भारती वर्सेज केरल विवाद में। इसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी बेंच बैठाई थी, जिसमें 13 जज थे। और इस बेंच ने जो अपना फैसला सुनाया था वो 7:6 के अनुपात में फैसला सुनाया था। और इसमें इनकी विजय होती है। ये एक इडनीर मठ से वहाँ की कोई ज़मीन थी, उसका विवाद लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिसके बाद में ये संविधान में बहुत बड़ा चेंज करवा के आते हैं। इसलिए इनको फिर उपनाम भी दिया जाता है संविधान का रक्षक। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो केशवानंद भारती को कहा जाता है। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनका संबंध था केरल के इडनीर मठ से। और इन्हीं के विवाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठाई थी, जिसमें जज थे 13 जज। और उन्होंने अपना फैसला सुनाया था 7:6 के अनुपात में इन्होंने फैसला सुनाया था। तो एग्ज़ाम में सीधा ही क्वेश्चन किया जाता है कि अब तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने बेंच कौन सी बैठाई है, तो उसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेज केरल विवाद में। कब कितने जज थे? 13 जज शामिल थे। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड ने हाल ही में एक योजना शुरू की है, संस्कृत ग्राम योजना, जिसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा को आम बोलचाल में बढ़ावा देना। यानी आम बोलचाल में संस्कृत भाषा अधिक से अधिक बोली जाए। इसके लिए उत्तराखंड ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है संस्कृत ग्राम योजना। और हरिद्वार से इसकी शुरुआत की गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है, नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है गैरसैंण। तो ये भी याद रखना कि यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका नाम है गैरसैंण। 4 धाम यात्रा योजना, तो ये भी उत्तराखंड ने शुरू करी थी, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से संबंधित है। इन चारों धाम की यात्रा करवाई जाएगी। तो ये योजना किसने शुरू करी है, तो उत्तराखंड ने ये योजना शुरू करी है। एक विवाद है पंचेश्वर बांध को लेकर, जो कि बनाया जा रहा है भारत और नेपाल सीमा पे बनाया जा रहा है। इस बांध के डूब क्षेत्र में लगभग 3.40 लाख पेड़ आ रहे हैं, जिनको कि काटा जाएगा। इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है कि इतने पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है। ठीक है। इसी कारण पंचेश्वर बांध विवाद में है, चर्चा में है, क्वेश्चन जरूर किया जाएगा। तो ये पंचेश्वर बांध कहाँ पे बन रहा है, तो उत्तराखंड राज्य में बन रहा है, भारत नेपाल की सीमा पे बन रहा है। ठीक है। और भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद है, काला पानी विवाद, जो कि काली नदी से रिलेटेड है। और वो कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ में है। और ये पिथौरागढ़ कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और जो गैरसैंण राजधानी बनाई है ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड ने, वो किस जिले में पड़ती है, तो उसका नाम है चमोली जिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी। देखिए, जो 100 सबसे अधिक मतलब 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, उनका नाम है अली देई, जिन्होंने कि 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागे हैं। और एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने कि 101 गोल किए हैं। अगर एक्टिव खिलाड़ियों की बात करें, अली देई संन्यास ले चुके हैं और इन्होंने 109 गोल किए थे अंतर्राष्ट्रीय, तो ये पहले नंबर पे हैं। लेकिन अगर एक्टिव खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पे आएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर है, 101 गोल कर चुके हैं। इसके बाद में हैं भारत के सुनील छेत्री, जिन्होंने 74 गोल किए हैं अब तक। और उसके बाद में है लियोनल मेसी, जो अर्जेंटीनाई खिलाड़ी है। ठीक है, लियोनल मेसी, वो तीसरे नंबर पे आते हैं एक्टिव खिलाड़ियों में। हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। समिति कौन सी है, कस्तूरी रंगन समिति। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। और समिति कौन सी है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई है, उसका संबंध है कस्तूरी रंगन समिति से। अब तक 1986 की समिति के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वही चल रही थी, लेकिन अब 2020 में इसको चेंज कर दिया गया है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और इसका जो समिति है उसका नाम है कस्तूरी रंगन समिति। इसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है जयराम ठाकुर, राजधानी है शिमला। ठीक है।
और वर्ष 2020 में हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाल एवं मृत्यु दर रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व के 1/3 बच्चों की मृत्यु अकेले भारत तथा नाइजीरिया में हुई है। लगभग 1/3 बच्चों की मृत्यु भारत और उसमें क्या बोलते हैं नाइजीरिया देश में हुई है, बाल एवं मृत्यु दर रिपोर्ट 2020 के अनुसार। ठीक है, 2019 में पूरे विश्व में मृत्यु होती है लगभग 52 लाख और उसमें से अकेले भारत में होती है 8.29 लाख। ठीक है, और नाइजीरिया में एक नदी है जिसका नाम है नाइजर नदी और यहाँ का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 के बारे में। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 का दिया गया है जिसका नाम है विजेता का नाम है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है और ये इंग्लैंड के हैं। फैक्ट की बात करें तो इनका भाई है रिचर्ड एटनबरो। डेविड एटनबरो का ही भाई है रिचर्ड एटनबरो जिसने गांधी फिल्म में महात्मा गांधी का रोल निभाया था। जो गांधी फिल्म बनाई गई थी महात्मा गांधी के ऊपर, उसमें डेविड एटनबरो के भाई रिचर्ड एटनबरो ने गांधी जी की जो भूमिका थी उसका अभिनय किया था और उन्हीं के भाई है डेविड एटनबरो जिनको वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के बारे में। आपको पता है विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका ही है और अभी वहाँ पे हाल ही में 2020 में चुनाव भी होने वाले हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को चुनाव है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो खड़े हैं और रिपब्लिकन पार्टी से और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जो बाइडेन। ठीक है, तो वहाँ पे एक विरासत माह मनाया जा रहा है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जिसका नाम है हिस्पैनिक विरासत माह है। तो आपसे पूछा जाएगा हिस्पैनिक विरासत माह किस देश में मनाया जा रहा है, तो अमेरिका में मनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को रिसिन नामक विषैले पदार्थ वाला जहरीला पत्र भेजा गया। रिसिन एक अरंडी के तेल से प्राप्त होने वाला विषैला पदार्थ है जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। साथ ही इस जो विषैले पदार्थ रिसिन की बात है इसकी अभी तक दवाई भी नहीं बनाई जा सकी है। तो इसी से लगा हुआ एक पत्र भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप को। इससे पहले 2 बार ऐसा ही पत्र भेजा गया था पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को। ठीक है, और अभी एक जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक समझौता करवाया था जिसके लिए उन्हें 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। वो समझौता है अब्राहम समझौता यूएई वर्सेज इजराइल। जो 2 कट्टर दुश्मन देश थे यूएई संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल, दोनों देशों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौता करवाया है, शांति वार्ता करवाई है जिसके कारण इनको 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है और उस समझौते का नाम है अब्राहम समझौता। फैक्ट, अमेरिका पाकिस्तान तथा तालिबान के बीच में भी समझौता वार्ता करवा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अफ़गानिस्तान है और वहाँ के एक संगठन है तालिबान, उन दोनों के बीच में भी शांति वार्ता करवा रहा है। ठीक है, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 है इसके लिए एक लड़की और है उनको भी नॉमिनेट किया जा चुका है। उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, प्रसिद्ध पर्यावरणविद है जो कि स्वीडन की है। राफेल विमान के बारे में बात करें तो हमने फ्रांस से खरीदा है। दसोल्ट एविएशन उसकी कंपनी है, 4.5 जनरेशन का वो विमान है और हमने उस विमान को 36 विमानों का सौदा किया जिसमें से 5 भारत को मिल चुके हैं, 5 मिलने वाले हैं और उनमें से जो पहले 5 विमान आए हैं वो जब आए हैं तो उनको तैनाती दी गई है और जब वो भारत पहुंचे थे अम्बाला एयरबेस पे, वहाँ पे उनका स्वागत किया गया था। अम्बाला एयरबेस की ही एक टुकड़ी है गोल्डन एरो जिसमें राफेल विमान को पहली तैनाती मिली है। तो एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आएगा कि राफेल विमान को किस टुकड़ी में तैनाती दी गई है। सर्वप्रथम उस टुकड़ी का नाम है गोल्डन एरो टुकड़ी। ठीक है, और इस जो राफेल विमान हमने ख़रीदा है उसको उड़ाने वाले पहले भारतीय की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हैं, बिलान करके उनका नाम है, अहमद बिलाल उनका नाम है। तो उन्होंने उड़ाया था, फर्स्ट भारतीय जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया है। और फर्स्ट महिला पायलट शिवांगी सिंह बन चुकी है, हाल ही में उन्होंने भी राफेल विमान उड़ाकर कीर्तिमान रचा है। तो फर्स्ट महिला पायलट का ध्यान रखना शिवांगी सिंह। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद शहर है, वहाँ पे एक एयरपोर्ट है, नवनिर्माणाधीन है, बनाया जा रहा है। तो उसका नाम जो वहाँ की सरकार है योगी आदित्य सरकार, उसने निर्णय लिया है कि वो श्री राम के नाम पर उसका नाम रखेगी। छतरी योजना किसने शुरू की, तो छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है।
यूपी सरकार ने एक एसएसएफ का गठन किया है जो कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए कार्य करेगी, साथ ही वो बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकेगी। ठीक है, उससे पूछताछ भी कर सकेगी। देश की सबसे बड़ी एवं आधुनिक फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनाई जाएगी। कोरोना काल में वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य वो भी उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि कोरोना काल में हम घर से निकल नहीं सकते थे, कोर्ट आ नहीं सकते थे, इसीलिए घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल सुनवाई करने वाली पहली कोर्ट कहाँ पर बनी थी वो थी उत्तर प्रदेश की। यू राइज पोर्टल किसने शुरू किया, तो ये पोर्टल भी उत्तर प्रदेश ने ही शुरू किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान को पछाड़कर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आ चुका है। पहले राजस्थान था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन चुका है। रणजी ट्रॉफी 2020 के बारे में बात करें, सौराष्ट्र ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीत लिया है। इससे पहले अब तक एक बार भी सौराष्ट्र इस ट्रॉफी को नहीं जीत पाया था। सर्वाधिक बार विजेता मुंबई बना है, जिसने 41 बार इस ट्रॉफी को जीता है। मुंबई रणजी टीम ने अब तक इसको सबसे अधिक बार जीता है और उसने जीता है 41 बार इस ट्रॉफी को जीता है। रणजी ट्रॉफी के एक बहुत ही फेमस प्लेयर हैं वसीम जाफर, जिन्होंने संन्यास ले लिया था, वर्तमान में उत्तराखंड टीम के कोच है। वो सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर है रणजी क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बारे में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों हेतु दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास बनाया जाएगा या बनाया गया है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास बनाया गया है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक 529 बाघ कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में ही है। दूसरे स्थान में कर्नाटका आता है। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश ने शुरू करी है। रोको टोको अभियान किसने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने। मास्क नहीं लगा के निकल रहे हैं बाहर, उनको रोकना है, मास्क लगाने के लिए टोकना है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उन पर दंड भी लगाना है। तो रोको टोको अभियान किसने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने। किल कोरोना किल अभियान किसने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया। जो प्रवासी भारतीय थे, जो कि अलग अलग राज्यों में भारतीय लोग काम कर रहे थे, वो अपने घरों को लौट रहे थे, तो उनके पास चप्पल जूते नहीं थे, उन व्यक्तियों को मध्य प्रदेश ने चरण पादुका के नाम से एक अभियान शुरू किया और उनको चप्पल जूते मुहैया करवाए थे। फैक्ट, दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर में बनाया जाएगा। जो दिव्यांग खेल केंद्र वो कहाँ पर बनाया गया है, ग्वालियर में बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। यहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका निधन हो चुका है। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी है। उन्हीं को लालजी टंडन के निधन होने के बाद में यहाँ का अतिरिक्त कार्यप्रभार सौंपा गया और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में 2 राज्यों के राज्यपाल है, एक यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चीन के बारे में। भारत और चीन के बीच में एक समझौता किया गया था 1954 1954 में। पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के बीच में हुआ, वो हुआ था भारत और चीन के बीच में। 76 दिन तक चला था और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, जिनका नाम है अजीत डोभाल, उन्होंने इस डोकलाम विवाद को दूर करवाया था। अक्साई चीन विवाद किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। LAC किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। हाल ही में गलवान घाटी विवाद चर्चा में रहा था, जिसके कारण भारत और चीन के विवाद वापस सामने आए हैं निकल कर। तो गलवान घाटी विवाद किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। पैंगोंग झील वहीं पर है और इसी पैंगोंग झील पे एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम है 3 इडियट्स का अंतिम दृश्य यहीं पर फिल्माया गया था। तो जो गलवान घाटी विवाद है भारत और चीन के बीच में है, या इस गलवान घाटी तक चीन के जो सैनिक थे वो अपनी सीमा थी उसको उससे आगे निकलते हुए भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे और वो पैंगोंग झील तक पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन फिर भारतीय सैनिकों ने उनको रोक दिया था। और यही विवाद अभी हाल ही में चर्चा पर है, गलवान घाटी विवाद।
गलवान घाटी विवाद, ठीक है। इसी के बाद में फिर भारत ने आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताते हुए चीन के लगभग 224 ऐप पर रोक लगा दी है। तो ये भी काफ़ी चर्चा में है कि भारत ने चीन के कितने ऐप पे रोक लगा दी। वो है 224 ऐप है। पबजी जैसे गेम, यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप, इन सब पे भारत ने रोक लगा दी है। अब ये भारत में बैन है। और भारत के इस निर्णय के बाद अमेरिका ने भी ऐसा ही कदम उठाया था और उसने भी इस पर रोक लगा दी है। अब वहाँ पर भी चीन के ऐप है वो प्ले स्टोर से हटा दिए गए हैं। वहाँ पे के लोग भी इनका यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति है यानोमामी। ये हाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि वो सोना नहीं खरीदे, क्योंकि भारत अधिकतर सोना आयात ही करता है। भारत में सोने के भंडार बहुत कम है, तो भारत को सोने के जो आभूषण बनाने के लिए आयात करना पड़ता है सोना का। तो जो एक यानोमामी जनजाति है दक्षिण अमेरिका की, उसने विरोध किया है और उसने भारत से रिक्वेस्ट लगाई है कि वो दक्षिण अमेरिका से सोना नहीं खरीदे। क्यों लगाई है? क्योंकि जो वहाँ की जो यानोमामी जनजाति है वो सोने के उत्खनन का विरोध कर रही है, क्योंकि इस उत्खनन के कारण वहाँ पे काफ़ी पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वहाँ पे काफ़ी पेड़ों को काटा जा रहा है, काफ़ी वन्य जीव ख़त्म हो रहे हैं। इस कारण उन्होंने इसको ऊपर रोक लगाने की भरसक प्रयास किए, लेकिन वो नहीं रोक पाए। तो अंत में जाके उन्होंने फिर भारत से रिक्वेस्ट करी है कि वो सोना आयात करना बंद कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा आयातक वहाँ पे भारत ही है, जिससे कि हो सकता है कि सोने के उत्खनन पे थोड़ा बहुत रोक लग सके। और इसको ब्लड गोल्ड के कारण चर्चा में है। ब्लड गोल्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो वहाँ पे सोना निकाला जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं यानोमामी जनजाति के लोग, तो उन्हीं के खून से रंगा हुआ सोना फिर हम खरीद रहे हैं, इसी कारण इसको बोल रहे हैं ब्लड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की सूची। विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिए एक फोर्ब्स की एक सूची आई है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें भारत से 3 व्यक्तियों को चुना गया है। विश्व के 100 सबसे पावरफुल जो लोग हैं उनको चुना गया है। इस लिस्ट में भारत के 3 व्यक्तियों को जगह मिली, जिसमें एक तो है नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है बिल्किस, शाहीन बाग की दादी के नाम से जाना जाता है। जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा था तो वहाँ पे पूरी रात भर इन्होंने धरना दिया था, और लगभग ये 100 साल से ऊपर की महिला है। इनको भी फिर फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट में जगह दी है, बिल्किस को, और यह है शाहीन बाग की दादी के नाम से जानी गई है। आयुष्मान खुराना जो कि एक भारतीय अभिनेता है, इनको भी इसमें जगह मिली है, और इनको आयुष्मान खुराना को अंधाधुन फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। यूनिसेफ ने अभी हाल ही में इनको फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट भी बनाया था। तो आयुष्मान खुराना काफ़ी चर्चा में है, तो इनको ध्यान में रखना है। अंधाधुन फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। 15वीं वुशु चैंपियनशिप 2019 इसका आयोजन हो चुका है, और इसका आयोजन हुआ था चीन में। इसमें जो स्वर्ण पदक मिला था वो मरियम हाशमी को मिला था, जो कि ईरान की है, और रजत पदक विजेता थी पूनम खत्री हरियाणा की। लेकिन ये चर्चा में वापस क्यों आया? क्योंकि जो स्वर्ण पदक विजेता है ईरान की मरियम हाशमी, वो डोप टेस्ट में फेल हो चुकी है। इस कारण जो भारत की पूनम खत्री थी उनका रजत पदक स्वर्ण पदक में बदल गया है, क्योंकि मरियम हाशमी से फिर स्वर्ण पदक छीन लिया गया है। और अब जो सेकंड स्थान पर थी भारत की, या रजत पदक विजेता थी भारत की पूनम खत्री, उनको यह स्वर्ण पदक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के बारे में। जापान के जो सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं उनका नाम है शिंजो आबे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया है, और ये अब तक जापान के सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति है शिंजो आबे। अब वहाँ पे नए पीएम बनाए गए हैं, जिनका नाम है योशिहिदे सुगा, जो कि एक स्ट्रॉबेरी किसान है। यानी वहाँ पे अब एक किसान प्रधानमंत्री बना है। उनका नाम है योशिहिदे सुगा। वहाँ की संसद का नाम है डायट, मुद्रा है येन, और इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। ये सीधे तीनों क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बार बार पूछे गए हैं कि जापान की संसद का नाम क्या है डायट, वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है येन, और सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है, उसका नाम है जापान। राज्यसभा के बारे में बात करें तो यह अनुच्छेद 80 में आती है। एक इसकी एक ट्रिक है सरला। स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, और ला से लोकसभा 81। तो अनुच्छेद 80 में है। और ये अभी हाल ही में जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह को दूसरी बार उपसभापति बनाया गया है। हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार उपसभापति बन चुके हैं, वापस जेडीयू के हैं, बिहार से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, और इनको राज्यसभा का उपसभापति वापस बनाया गया है हाल ही में।
इन्होंने 8 सांसदों को अशिष्ट व्यवहार के कारण नियम 256 के तहत निलंबित किया है। इन्होंने 8 सांसदों को अशिष्ट व्यवहार के कारण नियम 256 के तहत निलंबित कर दिया, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते वो अपनी जो शिष्टता का व्यवहार था उसकी सीमा लांघ चुके थे, और इसी के कारण फिर उन्होंने इनके ऊपर बैन लगाया है। और नियम कौन सा था? नियम 256। ठीक है। बात करें मेघालय के बारे में, मेघालय ने पिगरी मिशन की शुरुआत करी है, यानी जो भारत सरकार की योजना है पिगरी मिशन, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो मेघालय से की गई है। मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा है। भारत की जो पहली स्मार्ट सिटी है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और भारत की जो 100वीं स्मार्ट सिटी बनेगी उसका नाम है मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है। और यहीं से शुरुआत की गई है मिस्री पिगरी मिशन की, जो कि सूअरों के संवर्धन के लिए है। ओडिशा गरिमा योजना की शुरुआत करी है, किसने करी है? ओडिशा ने करी है। इसमें क्या होगा कि चाय बेचने के लिए एक साइकिल वितरित की गई है, जो कि 18,000 रुपये की लागत से बनी है, और उसके तहत गरिमा से चाय बेचो ये स्लोगन दिया गया है। भारत की सबसे युवा सांसद कहाँ की है? तो वो जो 17वीं लोकसभा है उसकी सबसे युवा सांसद बनी थी, वो थी चंद्राणी मुर्मू, जो कि अब तक की सबसे युवा सांसद बनी है चंद्राणी मुर्मू। कहाँ की है? तो यह है ओडिशा की है, बीजेडी पार्टी से है। ठीक है। भारत की पहली आर्द्रभूमि, तो वो भी जो ओडिशा है वहाँ की जो झील है चिल्का झील, उसी को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। भारत की पहली आर्द्रभूमि घोषित की गई थी चिल्का झील, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से। बिहार कोविड-19 के कारण अभी वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। कोविड-19 के कारण नहीं हो रहे, लेकिन कोविड-19 के काल में जो चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य है उसका नाम है बिहार। कोरोना काल में चुनाव करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। दरभंगा ज़िले में एम्स की स्थापना की जाएगी। तो ये क्यों की जाएगी? क्योंकि आपको पता है वहाँ पे चुनाव है और लोगों का रुझान अपनी ओर करने के लिए फिर ऐसे निर्णय लिए ही जाते हैं। तो वहाँ पे एम्स बनाया जाएगा दरभंगा ज़िले में। ठीक है। प्यार का पौधा नामक अभियान किसने चलाया? वो भी बिहार ने चलाया है। कोसी महासेतु रेल परियोजना किसने शुरू करी? बिहार ने शुरू करी है। और कोविड-19 के दौरान चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। फैक्ट, कोविड-19 के दौरान विश्व में चुनाव कराने वाला पहला देश कौन है? दक्षिण कोरिया। कोरोना के दौरान विश्व में चुनाव कराने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया है। ग्रीनलैंड, बर्फ़ का 110 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा टूटकर अलग हुआ है। जो ग्रीनलैंड है उससे एक टुकड़ा टूटकर अलग हुआ है। 110 वर्ग किलोमीटर लंबा था, 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला था। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार 12वां सबसे बड़ा देश कौन है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? वो भी ग्रीनलैंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के बारे में। हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, और इसको जारी किसने किया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2016 तक 1970 से लेके 2016 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर वन्य जीवों की 2/3 अथवा 68% प्रजातियाँ समाप्त हो चुकी है। तो इस रिपोर्ट से देखिए कितनी बुरी हालत हो चुकी है हमारी। बहुत बुरा फैक्ट आया है सामने निकल कर के कि 1970 से 2016 तक का जो काल है, टाइम पीरियड है, इसके अंदर वन्य जीवों की 2/3 अथवा 68% प्रजातियाँ नष्ट हो गई है, लुप्त हो गई है, समाप्त हो चुकी है इस धरती से। मनुष्य केवल अपने विकास में लगा हुआ है, उसको अपने पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। इसी का सबसे बड़ा इफेक्ट निकल के सामने आ चुका है। अगर अभी भी हम नहीं संभले तो यह पृथ्वी का विनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत जल्द विनाश हो जाएगा। क्योंकि 1970 से 2016 तक में देखें कितने साल का फ़र्क है, मात्र 46 साल का फ़र्क है। उसी के अंदर देखो 68% प्रजातियों को हम खो चुके हैं, तो आगे चल के हम क्या बचा पाएंगे। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार मीठे पानी के वन्य जीवों की 84% आबादी समाप्त हो चुकी है।
जो मीठे पानी में रहती थी आबादी वन्यजीवों की, वो तो समाप्त ही हो चुकी है लगभग, क्योंकि 84% समाप्त हो गई, तो 16% ही तो बची है। अब और कितनी बच पाएगी? तो हमें इस ओर ध्यान देना होगा। यूट्यूब सर्च इंजन गूगल की एक कंपनी है। भारत द्वारा टिकटॉक पर बैन लगाने के कारण शॉर्ट नामक ऐप बनाया है। काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय ऐप था टिकटॉक, लेकिन वो चीन का था, इसलिए इस पर बैन लगा दिया भारत ने, आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताते हुए। लेकिन इसी का तोड़ निकालते हुए जो गूगल की एक कंपनी है यूट्यूब, उसने शॉर्ट नामक ऐप बनाया है जो कि बिल्कुल टिकटॉक की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विकास खन्ना के बारे में है। इनको एक अवार्ड दिया गया है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। किसे दिया गया है? विकास खन्ना को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने कोविड-19 के दौरान भोजन के पैकेट बनाकर बांटे थे, इसके कारण इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। ये खुद एक सेफ है, इन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों को भोजन के पैकेट बनाकर मुफ्त बांटे थे। सदाशिव रावजी पाटिल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनका निधन हो गया है। इन्होंने एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, भारत वर्सेज न्यूजीलैंड। ठीक है, इसमें भारत जीता था और उसमें जो भारतीय टीम के कप्तान थे उनका नाम था पॉली उमरीगर। और आपको पता है 2019-20 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है, उस प्लेयर का नाम है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नया संसद भवन बनाया जाएगा भारत में। उसका निर्माण है वो 75वीं वर्षगांठ 2022 तक, जो कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है 2022 में, उस तक बनकर तैयार हो जाएगा। उसके लिए हाल ही में टेंडर जारी किया गया है और यह टेंडर मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी को, जिसने सबसे कम बोली लगाई थी 832 करोड़ रुपए। यानी कि अब जो भारत का नया संसद भवन बनाया जा रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी बनाएगी और 832 करोड़ रुपये उसकी लागत आएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं L&T कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने भी बोली लगाई थी, उसने लगाई थी 835 करोड़ रुपए की बोली, लेकिन फिर वो हट जाती है और उससे कम लगाई थी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, जो कि 832 करोड़ रुपए में लगाई थी और उसी को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह जो नई इमारत है 2 मंजिला इमारत होगी और त्रिकोण इसकी आकृति होगी। पहले वाली गोल थी, अब की बार त्रिकोण होगी। फैक्ट, जो नया संसद भवन है 2022 में स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ तक बनकर तैयार हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 75वीं वर्षगांठ होगा, 70वीं नहीं। ठीक है, हरसिमरत कौर, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हाल ही में संसद में 3 बिल लाए गए थे, कृषि से रिलेटेड थे, और इन्होंने उनका विरोध किया था क्योंकि वो केवल ध्वनि मत से पारित करवाए गए थे, उन पर बहस नहीं करवाई गई। इसी कारण इन्होंने अपने विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया और इस जो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री थी उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। तो इस पद के लिए जो इसको संभाल रहे हैं अभी, इसका अतिरिक्त कार्यप्रभार, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है। विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, जो विधेयक आया था उसी के विरोध में हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता शेरपा के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह हासिल करी है। जो रीता शेरपा है वो माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ चुके हैं सफलतापूर्वक और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो लगभग इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, नेपाल में है, स्थित है हिमालय में, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। और भारत के दक्षिण अरुणाचल प्रदेश है उसमें जाना जाता है चोमोलंगवा के नाम से। ठीक है, बोत्सवाना देश के बारे में बात करें तो वहाँ पे लगभग 350 हाथियों की मौत हो गई थी। उसका कारण पहले पता नहीं चला था, लेकिन बाद में जब पता लगाया गया तो उन्होंने जिस तालाब से पानी पिया था उस तालाब में साइनोबैक्टीरिया थे, और जो साइनोबैक्टीरिया है वो धूप बढ़ने के साथ साथ विषैले हो जाते हैं, इसी कारण उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने धूप के अंदर पानी पिया और वहीं पर वो फिर काफ़ी देर तक रुके थे। इसके कारण वो जो साइनोबैक्टीरिया था वो जहरीला हो चुका था और इसके कारण फिर इनकी मौत हो जाती है। तो लगभग 350 हाथियों की मौत हो गई। वो कहाँ पे हुई? बोत्सवाना देश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा के बारे में।
कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि दूसरे सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम थे। इन्होंने 78 दिन तक मात्र 78 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री पद संभाला था और दूसरे सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने थे, जो कि कनाडा के थे, और जॉन टर्नर उनका नाम है। हाल में उनका निधन हो गया है। अब अगर ये दूसरे क्रम के थे सबसे कम कार्यकाल में, तो पहले नंबर पे कौन थे, उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है। उनका नाम था चार्ल्स टूपर। चार्ल्स टूपर उनका नाम है, जो कि सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं अब तक कनाडा में 68 दिन के लिए। वर्तमान पीएम की बात करें, जस्टिन ट्रूडो है। और विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन है, कनाडा है। साथ ही अगर स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन और बताऊं, जो अमेरिका और कनाडा है, उन दोनों के बीच में जो सीमा का निर्धारण होता है वो 49 डिग्री अक्षांश से होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप भारत की कुशी चिंदालिया को क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसने भारत की खुशी चिंदालिया को क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। फैक्ट के बारे में बात करें, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह, मैं पहले ही बता चुका आपको। लिसिप्रिया कानगुजम भारत की ग्रेटा थनबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये भी एक पर्यावरण संरक्षिका है, पर्यावरण के लिए काफ़ी जागरूकता फैला रही है भारत में। उनका नाम है लिसिप्रिया कानगुजम, मणिपुर की है और इनको भारत की ग्रेटा थनबर्ग के नाम से जाना जाता है। विश्व में जो ग्रेटा थनबर्ग है वो स्वीडन की है और पर्यावरण संरक्षिका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह जो पर्यावरण दिवस है, इसकी इस बार की थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। तो थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अक्कीतम अच्युतन को वर्ष 2020 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो कि मलयालम भाषा के लेखक है। मलयालम भाषा के लेखक अक्कीतम अच्युतन 2020 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बन गए हैं। इन और फैक्ट के बारे में बात करें, अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर को दिया गया है। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर को दिया गया है, जिनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो कि शशि थरूर की पुस्तक है। उन्हीं के लिए इनको अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलियाई महिला विकेटकीपर बल्लेबाज। एलिसा हिली कौन है, ऑस्ट्रेलियाई महिला विकेटकीपर बल्लेबाज। इन्होंने विकेट के पीछे सर्वाधिक डिसमिसल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कितने शिकार किए हैं, 92। T20 में विकेट के पीछे सबसे अधिक शिकार करने वाला पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर जो पहले स्थान पे है, उनका नाम है एलिसा हिली। यह विश्व की पहली विकेटकीपर बन चुकी है। इन्होंने 114 मैच में 92 शिकार किए हैं। बात करें दूसरे स्थान पे, वो है भारत के महेंद्र सिंह धोनी MSD, जिन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने केवल 98 मैचों में 91 शिकार किए थे, जबकि इन्होंने 114 मैचों में 92 शिकार किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के अंतिम वीडियो की जो लास्ट की स्लाइड है उसकी ओर चलते हैं और अब हम अंत में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जसवंत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 2014 से 2020 तक वो 6 साल तक कोमा में थे। उनका जन्म हुआ था जसोल, बाड़मेर में। ठीक है, और इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन जिया था एक सैनिक के रूप में। 1962 के युद्ध में वो शामिल थे, और उनको अटल का हनुमान के नाम से भी जाना जाता था। अटल का संकट मोचन भी कहा जाता था। अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और वो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनकी पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाएगा आपसे, ए कॉल टू हॉनर। ए कॉल टू हॉनर इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब बात करें 47 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। नागोर्नो काराबाग क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह है आर्मीनिया तथा अजरबैजान का विवादित क्षेत्र है।
आर्मेनिया तथा अजरबैजान का विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नागोर्नो काराबाख। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने अपनी सीमाएं तो बांट ली दोनों देशों ने, लेकिन जो यह क्षेत्र रह गया बीच में वह सीमा के अनुसार तो कि अजरबैजान के पास में है, लेकिन जो वहाँ के निवासी रह गए वो आर्मीनिया के है। इसी कारण दोनों में विवाद चल रहा है और अभी वहाँ पे युद्ध भी चल रहा है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र कहाँ पर है? आर्मीनिया तथा अजरबैजान में। असम के बारे में बात करें, और जो अजरबैजान है उसकी जो राजधानी है वो बाकू है और यह विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। असम के बारे में बात करें, यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर, जो यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सैयद अनवरा तैमूर, उनका निधन हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो एक चर्चा में रहने वाली बात है कि यह असम की पहली महिला मुख्यमंत्री तो थी, लेकिन असम ने एक एनआरसी लिस्ट जारी करी थी जो कि वहाँ के निवासियों के बारे में है, जो मूल असम के निवासी है उस लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है। तो देखें कितनी वो बात है कि मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम उस लिस्ट में नहीं है जो वहाँ के निवासियों के बारे में जारी करी गई है, उसी लिस्ट में यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में नहीं है, उसका नाम ही शामिल नहीं है। फैक्ट, एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। आपको पता है असम का एक जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है और वो भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में पाया जाता है। तो ये हमने बात करी है, लगभग 150 क्वेश्चन के समथिंग हो चुके हैं। अपने नंबर केवल 48 दिए गए हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 से 4-5 क्वेश्चन के बारे में भी बात करी है। तो यह अब तक के जो जनवरी से लेकर अगस्त या सितंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम बात कर चुके हैं। तो इसको देखिए, इसमें से जो भी आप सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टडी बनाए रखना। एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, बी कंटिन्यू एंड जो अपनी स्टडी है उसको मत छोड़ना, कंसंट्रेशन रखना। थैंक यू फ्रेंड्स। साथ ही आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।